अच्छा चलो सही है। अच्छा अच्छा, अब कंप्यूटर हार्डवेयर वाला जो चैप्टर है ना हमारे पास, सबसे पहला टॉपिक, इसमें हमारे पास हमने डिस्कशन क्या करनी है। हमने देखना है कि हमारे पास जो कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, या कंप्यूटर की जो इनर वाली हमारे पास शक्ल है, वो किस तरह की दिखती है। ठीक है, कंप्यूटर किस तरह बना है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो उसको एक कंप्यूटर की कंप्यूटर का पर्पस देते हैं, कंप्यूटर की पहचान देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर सबसे पहले देखें, तो हमारे पास जो सबसे सेंट्रल चीज़ होती है ना कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, या कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली हमारे पास आप कह लो कि एक प्रोसेसर होता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके बगैर आप कह लो कि कोई भी जो चीज़ है ना वो पॉसिबल होती नहीं है। तो जो सारी की सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर के अंदर हो रही होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल प्रोसेसिंग की इजाज़त के या सेंट्रल प्रोसेसिंग की मदद से होती हैं। तो ये चीज़ आपको ना यहाँ पे पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद अगर हम देखें, तो यहाँ पे कुछ थ्योरी के जो पॉइंट्स आते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक जो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका एक दूसरा नाम होता है, और इसको आप क्या कहते हो? इसको आप एक माइक्रो प्रोसेसर या एक प्रोसेसर भी कहते हो। फिर यहाँ पे आप कहते हो कि ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन अ चिप। तो कोई भी आपके पास माइक्रो प्रोसेसर ले लो, वो आपके पास ना एक आईसी होती है। आपने कभी किसी दुकानदार के पास गए हो, कोई अपना लैपटॉप या अपना कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वो सही करवाएं, तो वो क्या आपको कहते हैं? वो कहते हैं भाई इसकी तो आईसी उड़ गई है, मतलब इसकी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वही इसका ना उड़ चुका है। तो ये आपके पास एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। फिर अब ये जो हमारे पास सीपीयू होता है, या जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है, central to all the modern computers and the gadgets, often installed as integrated circuit on a single chip। तो ये एक integrated circuit का भी काम देता है। Has the responsibility of the execution and the processing of all the instructions and data in the computer application। तो ये हमारे पास क्या करता है कि ये आपके पास ना सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। बिकॉज इसका नाम ही क्या है? इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर के अंदर जो सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही है, सारी की सारी एग्जीक्यूशन हो रही है, वो कहाँ पे हो रही होती है हमारे पास? वो इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं कि सीपीयू कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट। तो एक सीपीयू के अंदर आपके पास यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होता है, और कंट्रोल यूनिट के अलावा आपके पास एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। फिर आपके पास रजिस्टर्स होते हैं, आपके पास फिर बसेस वगैरह होती हैं, और इसके अंदर क्या चीज़ें होते हैं? आपके पास एक सिस्टम क्लॉक होता है। अब ये कुछ आपके पास अलग अलग चीज़ें जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये होता क्या है। आपका जो एक कंट्रोल यूनिट है ना, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो सारी की सारी आपके पास कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होती हैं, उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उनकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जो आपका अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है ना, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या करता है? ये आपके पास ना सारी जो अरिथमेटिक के ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है। अरिथमेटिक के ऑपरेशन होते क्या हैं? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी। तो ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम है कि प्लस माइनस वाली सारी चीज़ें करे। फिर रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के अंदर आप अपनी वैल्यू स्टोर करते हो। आपने कोई भी प्रोसेस किया है, या आपने कोई भी वैल्यू स्टोर किया है, तो जो भी उसकी वैल्यू है ना वो आपने रजिस्टर्स के अंदर रखवा लेनी है। ठीक है, और फाइनली इसके बाद आपके पास आती हैं बसेस। आती हैं बसेस, क्या करती हैं? बसेस डेटा को एक फॉर्मेट से या एक जगह से दूसरी जगह पे बसेस आपके डेटा को लेकर जाते हैं। और फिर आपके पास होता है सिस्टम क्लॉक। अब सिस्टम क्लॉक क्या करता है? सिस्टम क्लॉक बेसिकली एक आपका ना कंप्यूटर के अंदर क्लॉक होता है, जो कि एक सर्टेन टाइम पे एक काम करता है, एक सेकंड बाद ये काम करता है, दूसरे सेकंड बाद एक दूसरा काम करता है। और अब क्लॉक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कंप्यूटर के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर कंप्यूटर के अंदर एक क्लॉक होगी नहीं, तो उसके पास टाइम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं होगा, वो बड़ा लेट लेट काम करेगा। लेकिन अगर आप उसको टाइम का अंदाज़ा है, तो वो काम अपना जल्दी कर लेगा, एफिशिएंटली कर लेगा। आप खुद सोचो, अगर हम इंसानों को क्लॉक का पता ही ना होता, हमें टाइम का पता ही ना होता कि ठीक है
अभी इस वक्त 9 बज रहे हैं, इस वक्त 6 बज रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कभी टाइम पे नमाज ना पढ़ सकते, हम कभी टाइम पे अपना कोई काम ना कर पाते, हम कभी टाइम पे स्कूल ना जा पाते, बिकॉज हमें पता ही नहीं टाइम का अंदाजा क्या हो रहा है। यहाँ आपको मुश्किल आपको करनी पड़ेगी, आपको जाके सूरज देखना पड़ेगा, फिर जज करना पड़ेगा कि भाई क्या टाइम हो रहा है, यहाँ दिन का क्या वक्त हो रहा है। तो सिस्टम क्लॉक होना बड़ा ज़रूरी है ताकि कंप्यूटर जो अपने सारे के सारे काम है वो एक एक्यूरेट टाइम पे करे। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास आता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर आता है। जो आपके पहले पहले कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे ना, वो बड़े आपके पास पुराने कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे, और उनके अंदर ऐसा जो इंफॉर्मेशन होती थी वो आप ना आराम से स्टोर नहीं कर पाते थे, बिकॉज दे वर वेरी ओल्ड, दे वर वेरी एंटीक। लेकिन फिर और उनके अंदर ये होता था कि एक दफ़ा अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया ना, तो सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर से मेमोरी गायब हो जाती थी। लेकिन अब वॉन न्यूमन एक भाई आते हैं, उन्होंने कहा कि हम ना एक नया कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाते हैं, और इस आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के अंदर ना हम बेसिकली एक स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम का आइडिया बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीयू होता है, इस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर एक सीपीयू होगा, और आपका जो डेटा है वो स्टोर हो सकेगा। और यहाँ पे एग्जामिनर ने बार बार इसका क्वेश्चन पूछा, वो कहता है व्हाट इज मेंट बाय द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो आपने कहना है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज द आइडिया ऑफ अ स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो द आइडिया ऑफ अ स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद अब आपके पास यहाँ पर आता है एक और पॉइंट आता है कि द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू। अब सीपीयू आपके पास एक बड़ी सी चीज़ है, और सीपीयू के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहली जो आपके पास सीपीयू के अंदर छोटी सी चीज़ आती है ना, वो आपके पास होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट विच अलाउज द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक और द लॉजिकल ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट, प्लस माइनस वगैरह हो गए। अ कंप्यूटर कैन हैव मोर देन वन एएलयू, तो एक से ज़्यादा एएलयू हो सकता है। फिर आपके पास आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया क्या करता है, कि सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करता है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस क्या चीज़ कर रहा है, या आपके पास कंप्यूटर के अंदर एक जो प्रोसीजर है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, या जो एक कंप्यूटर के अंदर टास्क है वो क्या चीज़ करेगा। तो ये कंट्रोल यूनिट है। और कंट्रोल यूनिट करता क्या है कि इट रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, तो वो मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, और जो भी आपके पास एड्रेस होता है ना, जो भी मेमोरी का एड्रेस होता है या इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है वो आपको प्रोग्राम काउंटर से मिल जाएगा, ठीक है। उसको फिर आप यहाँ पे इंटरप्रेट करोगे यूजिंग अ फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। तो ये काफ़ी ना मुश्किल वर्डिंग में लिखा हुआ है, लेकिन बेसिक लफ्ज़ों में इसका मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट एक इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, और इंस्ट्रक्शन वो कैसे रीड करेगा, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे जाएगा, इंस्ट्रक्शन के लोकेशन पे जाएगा। और इंस्ट्रक्शन का एड्रेस या इंस्ट्रक्शन की लोकेशन कहाँ पे पड़ी होती है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर पड़ी होती है। और जो आपके पास इंस्ट्रक्शन के तक जब आप पहुंच गए हो, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस तक जब आप पहुंच गए हो, तो आप इंस्ट्रक्शन को फिर किस तरह एग्जीक्यूट करोगे, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल से आप एग्जीक्यूट करोगे। और ये मैं साइकिल आपको ना बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट होता है, एक और पॉइंट वो कह रहे हैं, इट इंश्योर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डेटा फ्लो। मतलब वो इंश्योर करता है कि जो आपका डेटा फ्लो है ना वो सिंक्रोनाइज्ड है, वो आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ना हो। फिर आपके पास यहाँ पे वो कहते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है ना, it decodes an instruction using an instruction set। तो कंट्रोल यूनिट decodes an instruction using an instruction set। फिर आपके पास एक सिस्टम क्लॉक होता है, the system clock is used to produce timing signal। तो वही वाली बात आ गई, जिस तरह मैंने कहा था सिस्टम क्लॉक एफिशिएंटली सारे काम करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो जो आपका सिस्टम क्लॉक है वो एक टाइमिंग सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, और इन टाइमिंग सिग्नल्स के दौरान कंप्यूटर को अपना टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो पैनलाइज होगा, ठीक है। तो जब उसको टाइम का अंदाजा होता है तो वो अपने टास्क भी टाइम पर परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ है। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो कह रहे हैं दी रैम होल्ड्स ऑल द डेटा एंड द प्रोग्राम्स नीडेड बाय द सीपीयू। तो वो कहते हैं रैम जो होती है, रैम के अंदर सारा डेटा होता है, और प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपका सीपीयू यूज करता है। और रैम इज ऑफन रेफर टू एज द इमीडिएट एक्सेस स्टोर और आईएएस। तो रैम से ना आप अपनी जो भी डेटा है वो आप इमीडिएटली एक्सेस कर पाते हो। फिर आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू टेक्स डेटा एंड प्रोग्राम्स हेल्ड इन द हार्ड डिस्क ड्राइव और बैकिंग दी रैम टेम्परेली। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू डेटा लेता है, और जो भी प्रोग्राम्स पड़े होते हैं ना एचडीडी के अंदर, उनको वहाँ पे एक्सेस करता है। और वो कहते हैं ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो रीड राइट ऑपरेशन है वर्क फास्टर व्हेन कैरिड आउट इन दी रैम देन इन दी हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा, ये अब थोड़ी सी आई फील लाइक ये भी मुश्किल वर्डिंग उन्होंने यूज की है, लेकिन बेसिक वो चीज़ यहाँ पे पता है क्या बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके पास ना कंप्यूटर के अंदर रीड राइट ऑपरेशन होते हैं। रीड राइट ऑपरेशन क्या होता है, आपने डेटा को रीड किया, आपने फिर डेटा को राइट कर लिया, परफॉर्म कर लिया। तो रीड राइट ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। आपने डिस्क रीड करनी है, आपने अपनी गेम चलानी है कंप्यूटर के ऊपर, तो वो भी रीड राइट ऑपरेशन है। वो डिस्क को रीड करता है और आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट कर देता है, ठीक है। तो ये सारा काम रीड राइट में आता है।
अब वो ये कहते हैं कि जो आपका सारा का सारा डेटा है ना, वो आप रैम में स्टोर करते हो रादर देन डिस्क ड्राइव। लेकिन आपके कंप्यूटर के अंदर डिस्क ड्राइव भी होता है। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है, अगर हमारा सारा का सारा डेटा हम रैम में डालते हैं, रैम में डाल के हम अपना डेटा यूज करते हैं, तो फिर हार्ड डिस्क ड्राइव की क्या जरूरत है? बेसिकली पता क्या होता है, आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सारा का सारा आपका कंप्यूटर का डेटा आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। लेकिन जो डेटा आपने इमिडिएटली यूज करना हो या जो डेटा आपने फ्रीक्वेंटली यूज करना हो, वो डेटा आप अपनी हार्ड डिस्क में से निकालते हो और आप रैम में रखवा देते हो, बिकॉज रैम में डेटा की एक्सेस जो होती है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आप कोई अपने आप प्रोग्राम या कोई टास्क अगर आप अपने डिस्क ड्राइव से डायरेक्टली रन करोगे ना, तो वो बड़ा स्लोली चलेगा। लेकिन यही अगर आप अपना कोई टास्क रैम से रन करोगे तो बड़ा फास्टली चलेगा। तो ये उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे कही है, ठीक है। इसके बाद आपके पास कुछ रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर्स क्या करते हैं? रजिस्टर्स आपके सिलेबस में जो कुछ है वो ये सारे रजिस्टर्स हैं। और रजिस्टर्स बेसिकली होते क्या हैं? आपके पास जो रजिस्टर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है ना, रजिस्टर्स आर दी टेम्पररी टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज एरियाज, ठीक है। तो रजिस्टर्स बेसिकली आपके पास ना टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज एरियाज होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। और ये करते हैं क्या? डेटा स्टोर करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर है। सबसे पहले आपके पास आता है CIR। अब CIR क्या करता है? CIR का मतलब है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? इट स्टोर्स दी करंट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो नाम से ही पता लग रहा है, जो जो इनके नाम है ना, लिटरली वही वही ये काम कर रहे हैं। तो जो आपका करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, वो क्या करता है? वो बेसिकली जो करंट इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और जो आपका एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर क्या करता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन कैरिंग आउट द ALU ऑपरेशंस। तो आपका जो यहाँ पे एक्यूमुलेटर है, वो क्या करता है? वो आपके जो ALU ऑपरेशंस है ना, वो उनका जो रिजल्ट होता है वो स्टोर करता है। लेट्स सपोज आपका जो ALU है, ALU क्या था कंप्यूटर के अंदर? हमने पढ़ा था अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट पड़ा हुआ है, और इस यूनिट का काम क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक और लॉजिक जो क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल जो सवाल होते हैं, ये उनको सॉल्व करता है। मतलब प्लस माइनस वाले सवाल को सॉल्व करता है, लॉजिकल सवाल सॉल्व करता है, एंड और गेट वाले सवाल आ जाए उनको सॉल्व करता है। अब इन सारे ALU ऑपरेशंस का जो रिजल्ट होता है ना, इनका रिजल्ट आप स्टोर करते हो इस रजिस्टर के अंदर। और इस रजिस्टर का नाम क्या है? ACC, अक्यूमुलेटर, ठीक है। तो जो भी इनका रिजल्ट होता है वो आपने कहाँ पे स्टोर करना है? आपने इस अक्यूमुलेटर के अंदर यहाँ पे स्टोर कर लेना है। तो ये बेसिकली ना आपके पास अक्यूमुलेटर का काम होता है। अच्छा, ये चीज़ होगी। इसके बाद आपके पास आता है MAR। अब MAR की जो फुल फॉर्म है ना, अच्छा मुझे ना जरा 1 मिनट तो, अच्छा अब जो आपका MAR होता है ना, MAR रिप्रेजेंट्स मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और जो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, वो क्या करता है? वो बेसिकली स्टोर करता है द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन बीइंग करंटली रीड और रिटर्न टू। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? जो भी आपके पास मेमोरी या एड्रेस होता है ना मेमोरी का या इंस्ट्रक्शन का, वो स्टोर करता है। तो कोई सी भी इंस्ट्रक्शन जो आप अभी फिलहाल रीड कर रहे हो ना, ये उसका एड्रेस स्टोर करता है MAR, ठीक है। फिर आपके पास आता है MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन का डेटा स्टोर करता है। और ये MAR क्या करता है? इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। और MDR क्या करता है? इंस्ट्रक्शन का डेटा स्टोर करता है। तो ये आपके पास यहाँ पे होता है MAR, और यहाँ पर आपके पास है MDR। फिर आपके पास यहाँ पर आ जाता है PC, आ जाता है प्रोग्राम काउंटर। अब जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है ना, ये बेसिकली स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। तो जो सी भी आपके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये उसको उसके एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। बिकॉज देखो, अब अगर आपने एक इंस्ट्रक्शन अपनी रीड कर लिया है, अब ऑब्वियसली बात है आपने क्या करना है? आपने अब दूसरी वाली इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, राइट। तो अगर आपने दूसरी वाली इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है तो आप क्या करोगे? आप प्रोग्राम काउंटर की तरफ जाओगे, बिकॉज प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर दूसरी वाली इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को अपने पास स्टोर कर रहा होता है। तो ये चीज़ होती है। तो ये सारे रजिस्टर्स हैं। इसमें किसी को कोई मसला हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इज इट क्लियर सबको? अफान, अली, अब्दुल्ला, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम? जी सर। ठीक है। अच्छा, अच्छा चलो ये चीज़ होगी। इसके बाद ना आपके पास आती है मेमोरी। अब मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी है।
मेमोरी के अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पड़े हैं, सारा का सारा डेटा पड़ा है। और यहाँ पे बस मैं चाहूँगा कि आप ना कुछ यहाँ पे पॉइंट्स याद कर लो। सबसे पहला पॉइंट याद कर लो कि कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टीशंस। कंप्यूटर मेमोरी नंबर ऑफ पार्टीशंस से बनी होती है, और वो कहते हैं ईच पार्टीशन हैज़ एन एड्रेस विद इट्स कंटेंट। तो हर पार्टीशन का एड्रेस होता है और उसका कुछ ना कुछ कंटेंट होता है या डेटा होता है। The address will uniquely identify every location in the memory and the contents will be binary values stored in each location. तो वो कह रहे हैं जो एड्रेस है ना वो मेमोरी की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। अब देखो कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल मेमोरीज हैं। अब अगर कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट मेमोरीज हैं तो आपने उन मेमोरीज को लोकेट किस तरह करना है, उनके एड्रेसेस के थ्रू आपने लोकेट करना है, ठीक है। तो ये होता है। अब वो कहते हैं आपके पास दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक आपके पास होता है रीड ऑपरेशन और एक आपके पास होता है राइट ऑपरेशन। वो कहते हैं इन अ रीड ऑपरेशन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द कंटेंट्स दैट आर टू बी रेड आर कॉपीड टू द एमएआर। तो वो कहते हैं एक जो आपके पास रीड ऑपरेशन होता है ना, उसमें जो भी आपके पास मेमोरी एड्रेस का कंटेंट जो कि आपने पढ़ना होता है, जो कि आपने रीड करना होता है, वो आप ना एमएआर में रखवा देते हो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में रखवा देते हो, ठीक है। फिर वो कहते हैं इन अ राइट ऑपरेशन द मेमोरी कंटेंट इज फर्स्ट रिटन इनटू द एमडीआर। तो राइट ऑपरेशन में मेमोरी एड्रेस आप कहाँ पे स्टोर करवाते हो, एमडीआर के अंदर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। और रीड ऑपरेशन के अंदर आप क्या करते हो, आप एमएआर में से एड्रेस निकालते हो मेमोरी का और फिर उसको रीड कर लेते हो, और फिर एड्रेस को रीड करने के बाद उसको एमडीआर में निकाल लेते हो, डेटा निकाल के। तो ये सारी चीजें। फिर इसके बाद फाइनली आपके पास आती है फेच एग्जीक्यूट, फेच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ये बेसिकली जो साइकिल है ये रिप्रेजेंट करती है कि कैसे आपने अपने डेटा को फेच करना है और फिर कैसे आपने उसको समझना है और फिर कैसे आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। फेच का मतलब है डेटा, डेटा खींचना, डेटा लाना, डेटा एक्सट्रैक्ट करना। डीकोड का मतलब है डेटा को समझना, और एग्जीक्यूट का मतलब है डेटा को आप अंडरस्टैंड, डेटा को आप प्रोसेस करना या डेटा को आप सॉल्व करना। तो ये होता है फेच डीकोड एग्जीक्यूट का साइकिल। अब होता है इसमें पता है क्या, सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है PC contains the address of the memory location of the next instruction that has to be fetched। तो जो आपका PC होता है ना, उसके अंदर बेसिकली आपके पास एड्रेस होता है उस मेमोरी लोकेशन का जिसको आपने फेच करना होता है, जिसको आपने रीड करना होता है। तो ऑब्वियसली बात है, एक आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसके अंदर एक टाइम पे ना मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी। कंप्यूटर को एक दफ़ा पे आप कमांड कह रहे हो नहीं स्पॉटिफाई चला दो, फिर आप कह रहे हो नहीं ये वाली एप्लीकेशन भी ऑन कर दो, फिर आप कह रहे हो नहीं क्लिक भी करो, फिर आप उसको एक और कमांड भेज रहे हो कि नहीं मैंने बैकग्राउंड पे ये वाला टैब भी मैंने रन करना है, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर को एक टाइम में इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, तो सबसे पहले पता है करेगा वो पीसी के पास जाएगा। पीसी के अंदर आपके पास उस इंस्ट्रक्शन की लोकेशन होगी जो कंप्यूटर को सबसे पहले एग्जीक्यूट करनी है, तो वो पीसी के पास जाएगा, पीसी से वो इंस्ट्रक्शन निकालेगा और वो इस एड्रेस को क्या करेगा, इस एड्रेस को वो एमएआर के अंदर रखवा देगा, बिकॉज एमएआर के अंदर क्या जाता है, एमएआर के अंदर मेमोरी एड्रेसेस जाते हैं। फिर वो क्या करेगा, इस एमएआर में से एड्रेस को निकालेगा और एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी उसको रीड करेगा, और वहां से जो उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा होगा उस डेटा को निकालेगा और उसको फिर कहाँ पे रखवा देगा, एमडीआर पे रखवा देगा। फिर उस डेटा को वो क्या करेगा, वो प्लेस कर देगा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, बिकॉज करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो वाले डेटा आप प्लेस करते हो जिनको आपने एग्जीक्यूट करना है। तो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपने एग्जीक्यूट किया डेटा को, और डेटा का जो भी रिजल्ट आएगा वो आप एक्यूमुलेटर में रखवा दो एसीसीए के अंदर। फिर आपका जो पीसी की वैल्यू है ना प्रोग्राम काउंटर की, उसकी वैल्यू को आप इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, बिकॉज अब उसका इंडेक्स जो है वो नेक्स्ट पॉइंट करेगा। जिस तरह हम सूडो कोडिंग में करते हैं ना कि एक हमने एक फॉर लूप जब हम लगाते हैं तब हम एक इंडेक्स जब रीड करते हैं तो वह हम दूसरे इंडेक्स पे जाते हैं, तो इसी तरह पीसी का एक इंडेक्स हमने रीड कर लिया, एक लोकेशन हमने रीड कर ली, अब हम इसकी वैल्यू को प्लस करके दूसरी लोकेशन पे जाएंगे, तो ये हो गया। फिर जो कंटेंट्स या जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको आप डिकोड करते हो और फिर उनको आप एग्जीक्यूट करते हो। और एग्जीक्यूट किस तरह करते हो, जो सीपीयू आपका होता है वो सिग्नल्स भेजता है कंट्रोल सिग्नल के थ्रू, और सारे के सारे जो सिग्नल्स है ना वो फिर हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये सारे आपके पास ना प्रोसेस होते हैं। तो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट अ फेच एग्जीक्यूट साइकिल। इसको देख लो, इसमें कोई भी किसी को मसला हो बताओ। दोबारा से मैंने वैसे इसकी एक दफ़ा समझी देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हो, पीसी जो होता है पीसी के पास लोकेशन पड़ी होती है उस इंस्ट्रक्शन की जिसको जिसको आपने फैच करना है, जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। तो आप पीसी यूज करके एड्रेस पे जाते हो और वो वाला एड्रेस आप एमएआर के अंदर रखवाते हो। फिर आप क्या करते हो, आप डेटा जो होता है ना उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा था वो आप लेते हो, उसको आप एमडीआर में रखवाते हो। फिर जो डेटा आपको मिलता है आप उसको सीआईआर में रखवाते हो। फिर आप सीआईआर में डेटा को डिकोड करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट एसीसीए एक्यूमुलेटर में रखवाते हो। फिर आप क्या करते हो, अब आपका ये वाला डेटा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया,
अब आप अपने पीसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हो, पीसी की वैल्यू को +1 करते हो, अब आपका पीसी नई लोकेशन पे पॉइंट करेगा। अब आप फिर दोबारा से साइकिल रिपीट करते हो नए इंस्ट्रक्शन के लिए। दोबारा आपने जो पीसी से आपको लोकेशन मिल गई, लोकेशन पे आपको एड्रेस मिल गया, एड्रेस आपने एमएआर में डाला, एड्रेस से आपको डेटा मिला, डेटा आपने एमडीआर में डाला, फिर डेटा आपने एमडीआर से निकाल के सीआईआर में चला, सीआईआर में आपने डेटा को एग्जीक्यूट किया, समझा, एग्जीक्यूट किया, फिर जो डेटा का रिजल्ट है वो आपने एक्यूमुलेटर में डाला, फिर आपने पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट की और फिर नई इंस्ट्रक्शन आएगी, फिर नई इंस्ट्रक्शन आएगी, सेम साइकिल सेम साइकिल सेम साइकिल। तो ये आपका फैच एग्जीक्यूट साइकिल है। तो इसको देख लो और मुझे बताओ किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो। समझ आ गई सबको? एनी प्रॉब्लम एट ऑल? अफान, अली, अब्दुल्ला, सही है बच्चों? यस सर। ठीक है, अच्छा चलो ये चीज़ होगी। इसके बाद आपके पास कुछ आते हैं यहाँ पे चीज़ें। आपके पास एक चीज़ हो जाती है कोर्स, फिर आपके पास आते हैं यहाँ पे कैशेस, फिर आपके पास यहाँ पे आते हैं इंटरनल क्लॉक्स। अब ये जो कोर्स हैं और आपके कैशे हैं और आपकी इंटरनल क्लॉक है, ये आपके पास ना कुछ 3 चीज़ें हैं जो कि आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना है ना, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं कंप्यूटर की स्पीड को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आता है क्लॉक स्पीड आती है, सबके पास फिर आपके पास आता है कोर्स आते हैं, फिर आपके पास आता है कैशे आता है। ठीक है, तो अगर आप क्लॉक स्पीड की बात करो ना, तो क्लॉक स्पीड में क्या होता है, अगर आप क्लॉक स्पीड बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ना आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर अगर एक बड़ा कॉमन सवाल आता है जो एग्जामिनर करता है, वो कहता है कि आप ना अपने कंप्यूटर हार्डवेयर की स्पीड को इंक्रीज कैसे कर सकते हो। तो उसमें आपने बताना है कि आप क्लॉक स्पीड इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ कोर्स इंक्रीज कर दो, कैशे साइज इंक्रीज कर दो। तो ये चीज़ें आपने बतानी है और वो आपको ना इनकी इंडिविजुअल डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। तो जो आपके पास क्लॉक स्पीड होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ सीपीयू की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए। और इसका मतलब क्या होता है, क्लॉक स्पीड जो होता है, क्लॉक स्पीड बेसिकली एक टाइम को, उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जिस टाइम के अंदर ना आप अपनी एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हो या आप अपनी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लॉक स्पीड होता है, क्लॉक स्पीड रिप्रेजेंट्स कि एक सिंगल टाइम के अंदर आप कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप क्लॉक स्पीड इंक्रीज करोगे तो आपकी जो कंप्यूटर का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा और कंप्यूटर एक क्लॉक साइकिल के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन या ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को जो है ना वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लॉक स्पीड होता है। फिर इसके बाद आपके पास आती है कोर्स। अब जो आपके पास कोर्स होती है ना, कोर्स बेसिकली कंप्यूटर का पार्ट होता है और जितनी आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोर्स होंगी ना, उतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस आप बड़ी आसानी से परफॉर्म कर पाओगे। आपने सुना होगा कि आपके पास डुअल कोर्स कंप्यूटर होते हैं, क्वाड कोर कंप्यूटर होते हैं, जितने ज़्यादा कोर्स होते हैं उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आप करते हो। बिकॉज कोर पता क्या होता है, कोर आपके इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। और एक कोर क्या करेगा, एक कोर आपका एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा, अगर डबल कोर है तो वो दूसरी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा, ट्रिपल कोर है वो तो तीसरी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा, क्वाड कोर है तो वो चौथी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा। तो अब आपके पास अगर क्वाड कोर है तो 4 इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली आपकी हो रही है। पहले अगर एक कोर था तो एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, क्वाड कोर आ गया तो एक टाइम में 4 इंस्ट्रक्शन हो रही है। जो जितने नंबर ऑफ कोर्स आप बढ़ाओगे उतने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आप ज्यादा एग्जीक्यूट कर पाओगे एक सिंगल टाइम में, एक वक्त में, मल्टीटास्किंग कोर्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर इसको इंक्रीज करोगे तो आपकी कंप्यूटर ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा। फिर आपके पास आता है कैशेस। अब कैशेस क्या होता है, यहाँ पे वो कहते हैं यूज ऑफ कैशे मेमोरी कैन ऑल्सो इम्प्रूव दी कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियसली बात है, जो आपकी आपकी कैशे पता क्या होती है, कैशे आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा। आप अपनी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करे तो जो भी एप्लीकेशन आप रन करते हैं ना उसके अंदर कैशे मेमोरी होती है जो कि आप डिलीट कर सकते हो। कैशे बेसिकली पता क्या करती है, इसको अगर मैं आसान लफ्जों में सिखाऊं, तो आपने कभी देखा कि आपने पहली दफ़ा कोई भी गेम खेली हो, मोबाइल पे कोई गेम खेली हो या कोई कॉन्सोल पे कोई गेम खेली हो, तो जब आप सबसे पहली दफ़ा में गेम को स्टार्ट करोगे ना, तो पता नहीं इतनी ज़्यादा लोडिंग स्क्रीन आती हैं, इतने ज़्यादा पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा अपडेट्स इंस्टॉल हो रही होती हैं। लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा अपनी गेम चलाते हो तो वो एकदम से स्टार्टअप हो जाती है और आप गेम एकदम से गेम के अंदर एंटर हो जाते हो। तो वो क्यों होता है, जब आप पहली दफ़ा अपनी गेम चलाते हो तो वो सारी की सारी जो मेमोरी होती है, यूज़र की प्रोफाइल, यूज़र का लॉगिन डेटा, यूज़र की प्रेफरेंसेस, यूज़र की सेटिंग्स, वो अपने कैशे में स्टोर कर लेता है। तो जब आप दूसरी दफ़ा गेम स्टार्ट करते हैं ना, तो आप आराम से गेम को क्विकली लोड कर लेते हो। आपने देखा होगा वेबसाइट जब आप पहली दफ़ा विजिट करते हो
तो वेबसाइट ब्लू ब्लू नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा वेबसाइट्स विजिट करते हो ना, लिंक वेबसाइट के जो होते हैं, तो गूगल क्रोम के ऊपर वो जो लिंक्स होते हैं वेबसाइट्स के, वो डार्क ब्लू करके हो जाते हैं। इसका मतलब आपने ऑलरेडी विजिट कर लिया और आपको विजिट करने में आसानी होती है। तो ये कैशे मेमोरी होती है कि जब आप दूसरी दफ़ा कोई चीज़ करो ना तो आसानी से हो जाती है। और कैशे जो मेमोरी होती है ना, वो आपकी CPU के बहुत क्लोज होती है। तो जोन सी मेमोरी या जोन से इंस्ट्रक्शंस कैशे के अंदर होते हैं, वो आप आराम से जल्दी से एग्जीक्यूट कर सकते हो। हार्ड डिस्क आपकी सबसे दूर होती है, फिर आपका रैम आता है, रैम थोड़ी सी और क्लोज आती है मेमोरी के, आपके CPU के, और जो कैशे होती है वो तो बिल्कुल आपके CPU के साथ होती है। तो जो भी कैशे के अंदर मेमोरी पड़ी होती है ना, वो आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, आराम से उसको आप डील कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है कैशे का। तो अगर आप कैशे का साइज इंक्रीज कर लोगे तो ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आपकी जो है वो कैशे के अंदर आ जाएगी फिर। और फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आपकी कैशे के अंदर आ गई तो ऑब्वियसली बात है, फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आप आराम से एग्जीक्यूट कर पाओगे, आराम से एक्सेस कर पाओगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आता है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पॉइंट्स नेसेसरी नहीं है। इंस्ट्रक्शन सेट होता क्या है? अ सेट ऑफ कॉमन इंस्ट्रक्शन have been deployed by the processor manufacturer so that the CPU operates as efficiently as possible. तो ये जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट होता है ना, बेसिकली आपके पास एक लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आपके पास असेंबली की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं वगैरह वगैरह, डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एनीथिंग कैन बी एन इंस्ट्रक्शन सेट। आपके पास सूडो कोड की इंस्ट्रक्शन सेट हो सकती हैं, असेंबली की इंस्ट्रक्शन सेट हो सकती हैं। तो ये आपने याद रखना। और आप बस एक चीज़ याद रख लो कि इंस्ट्रक्शन सेट कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेंड एंड एन ऑप कोड, दैट्स इट। ये पॉइंट याद रख लो, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछते। अच्छा, ये चीज़ होगी। इसके बाद आपके पास आते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि खाली एक सिंगल टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सिंगल टाइप ऑफ ऑपरेशन। और इनके जो परफॉर्मेंस, इनके जो सिंगल टाइप ऑफ ऑपरेशन होते हैं, इनको आप ना आराम से चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक एम्बेडेड सिस्टम की अगर कॉमन लाइफ में एग्जांपल लो, तो एक आपके पास जो घर की वॉशिंग मशीन है ना, वो आपकी एम्बेडेड सिस्टम है। वॉशिंग मशीन क्यों है एम्बेडेड सिस्टम? बिकॉज वो क्या काम करती है, प्राइमरी काम उसका कपड़े धोना है, और वो कपड़े धोने के अलावा कोई और काम नहीं करती, उसका एक सिंगल टास्क है। और आप ये वाला जो इसका टास्क है ना, ये आप आराम से चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक एम्बेडेड सिस्टम है आपकी वॉशिंग मशीन। फिर इसके बाद आपके पास क्या कहते हैं, जो आपके पास वो होता है, आई बिलीव आपके पास जो एक रिमोट कंट्रोलर होता है, या आपके पास एक कोई भी डुअल शॉक कंट्रोलर ले लो, कोई भी प्ले स्टेशन का कंट्रोलर ले लो। उसके अंदर क्या होता है, आप कंट्रोलर से क्या करते हो, गेम खेलते हो, और उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, गेम खेलना। क्या गेम खेलने के अलावा आप कुछ कंट्रोलर से कर सकते हो? ऑब्वियसली बात है, नहीं कर सकते हो। और आपको अगर उसके ये आप चाहते हो कि आपका कंट्रोलर गेम खेलने की बजाय कुछ और काम करे, आपका टीवी ऑन कर दे, तो आपको उसका पूरा हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम की पहचान होती है कि एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनका एक प्राइमरी फंक्शन होता है, और इस फंक्शन को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, मोटर व्हीकल्स, वॉशिंग मशीन, वेंडिंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, इनका एक एक काम है, ठीक है। आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है वो एम्बेडेड सिस्टम नहीं है, बिकॉज मोबाइल फ़ोन का डिफरेंट काम हो सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें मोबाइल फ़ोन से करवा सकते हो। आप उसे अपनी गेम रन करवा सकते हो, आप पिक्चर ले सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, शूटिंग कर सकते हो। यू कैन लिटरली डू अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम योर मोबाइल फोन। तो दैट्स नॉट एन एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपके फिर कुछ बेनिफिट्स आ रहे हैं और कुछ आपके पास में ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं यूजुअली स्मॉल होते हैं, इजीली फिट होते हैं, लो कॉस्ट होती है, और खाली एक टास्क परफॉर्म करते हैं, चीप होते हैं, और रियल टाइम में ऑपरेट करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, पावर इतनी नहीं कंज्यूम करते, रिलायबल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, इंटरफेस की या ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मसला ये होता है, कैन बी डिफिकल्ट टू अपग्रेड, अपग्रेड करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मैंने बताया कि वो एक ही टास्क परफॉर्म करते हैं। फिर ट्रबल शूटिंग करना मुश्किल होता है, एरर्स निकालना उसके अंदर मुश्किल होता है। इंटरफेस जिन लोगों को कुछ ना समझ आ रही हो तो इंटरफेस बड़ा सिंपल होता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, कंफ्यूजिंग होता है। फिर वो कहते हैं एनी डिवाइस इज ससेप्टेबल टू अटैक्स फ्रॉम दी हैकर्स, हैकर से अटैक हो सकती है, और ये सारे मसले होते हैं। डिफिकल्ट टू अपग्रेड एंड ट्रबल शूट, वही वाली बात है। थ्रोइंग अवे कैन स्टार्ट अ थ्रो अवे culture among users who will often discard the devices when they become out of date। ये खैर फजूल सा पॉइंट लिखा हुआ है उन्होंने, ये मतलब एवी ना उन्होंने बस फिल करने के लिए लिख दिया। वो कह रहे हैं कि अगर आप पता करोगे ये, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम्स आपके पास यूजलेस होते हैं, अपग्रेड नहीं कर सकते आप इनको, तो लोग जो होते हैं ना इनको फेंक देते हैं, इनको फर्दर यूज़ नहीं करते अपनी लाइफ में। तो वो कह रहे हैं ये फिर एक ना बड़ा नुकसान यूज़र के साथ क्रिएट करेगा कि यूज़र चीज़ें खरीदेंगे और उनको बस ज़ाया कर दिया करेंगे। तो मतलब ये तो CS से रिलेटेड टेक्निकल बात है ही नहीं। तो ये अभी ना उन्होंने बस जनरल कॉमन सेंस वाली बात की है। तो
खैर इसको इग्नोर कर दो, टेक्निकल बातें जो है ना उस पर ज़्यादा फोकस करो। इसमें से 3 पॉइंट्स याद कर लो, इसमें से 3 पॉइंट्स याद कर लो, या 4 कर लो मैक्सिमम। 4 से ज़्यादा वो आपको मार्क्स नहीं देता। अगर इसमें से 4 मार्क्स आपके याद हो गए, इसमें से 4 मार्क्स याद हो गए, तो आपने टेक्निकली 8 मार्क्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। तो 8 मार्क्स का तो कभी क्वेश्चन आया ही नहीं। तो नॉर्मली तो 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का आता है या 6 मार्क्स का आ जाएगा। तो अगर आप 3-3 पॉइंट्स भी दोनों से याद करो ना तो इट शुड बी फाइन, बट जस्ट टू बी सेफ 4-4 याद कर लो कि अगर एक पॉइंट भूल जाए एग्जाम में तो ऑब्वियसली बात है दूसरा आपके पास याद रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने करी है, इसके अंदर कोई मसला हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन अप टिल नाउ?